नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जल्द आ सकता है आईआरसीटी का ओएफएस, अपना 5% का हिस्सा बेच सकती है सरकार। डीआईपीएम की बैठक में हो सकता है फैसला। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत, नवंबर में डब्ल्यूपीआई महंगाई गिरकर 5.85% पर आई। फल सब्जियों के साथ साथ खाने पीने की दूसरी चीजें हुई सस्ती। फेड के फैसले से पहले आज बाजार रहे सतर्क, फिर भी सेंसेक्स 145 पॉइंट तो निफ्टी 52 पॉइंट चढ़कर बंद। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। अब फेड की मीटिंग का इंतजार। चीनी सैनिकों से झड़प के मुद्दे पर आज भी संसद में हुआ हंगामा। कांग्रेस टीएमसी ने किया वॉकआउट। 12 बजे के बाद सुचारू शुरू हुआ कामकाज। त्वांग झड़प पर अमेरिका की चीन को 2 टूक। एलएसी पर चीन की गतिविधियों पर उठाए सवाल, कहा हम हमेशा भारत के साथ। अहमदाबाद में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक महोत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख की जन्म शताब्दी का 100 एकड़ में आयोजन। और अर्जेंटीना फुटबॉल कप के फाइनल में मेसी के जादू के सामने क्रोएशिया ने घुटने टेके। आज रात दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को से भिड़ेगा फ्रांस। और खबरों की शुरुआत करेंगे आईआरसीटीसी के साथ, जिसका ओएफएस जल्दी आ सकता है। इस पर डीआईपीएम की मीटिंग में फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर लेकर आए हमारे सहयोगी यतिन मोता। उनसे ही बात करते हैं इस खबर पर। यतिन, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर आपके पास? जानकारी मिल रही है कि दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ एक बैठक की है। वो बैठक अभी अंडरवे है। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दीपम के साथ अभी बैठक में शामिल हैं, उनमें से जेएम फाइनेंस के अधिकारी हैं, सिटी ग्रुप और एक्सिस कैपिटल के भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इस पर्टिकुलर मीटिंग में दीपम के साथ बातचीत कर रहे हैं। सूत्र हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि आईआरसीटीसी के विनिवेश के बारे में यहाँ इस मीटिंग में चर्चा हो रही है और दीपम का इंटेंशन है कि लगभग 5% के आसपास आईआरसीटीसी का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। अगर आपको ध्यान है तो 67% के ऊपर सरकार की हिस्सेदारी है और 5% बेचने के बाद लगभग ये 62% के आसपास आ जाएगी। और जहां तक कि सरकार का सवाल है, अभी भी डाइवेस्टमेंट के टारगेट्स मीट नहीं हुए हैं और दिसंबर का महीना जनरली एक ऐसा महीना होता है जहां आपको सरकार की तरफ से ओएफएस आते हुए दिखाई पड़ते हैं। और शायद अगर ये मीटिंग में एक डिसीजन आ जाए तो आपको बहुत जल्द आईआरसीटीसी के ऊपर एक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज फेड के फैसले से पहले बाजार आज सतर्क रहा। बैंक निफ्टी पहली बार 44,000 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 145 पॉइंट चढ़कर 62,678 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 52 पॉइंट चढ़कर 18,660 पर बंद हुआ। आज आईटी, मेटल और रियलिटी शेयरों में तेजी देखी गई। मार्केट का हाल समझते हैं आज सुमित से। सुमित, सबसे पहले तो बताइए मार्केट के क्या कुछ हाईलाइट्स रहे आज के? देखिए, आज भारतीय बाजारों में फेड के आउटकम से ठीक पहले एक जोरदार मूव जो था वो निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिला। रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी बैंक आज फिर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक के साथ साथ फाइनेंशियल्स जो कि तेजी में थे, मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में तेजी थी, हालांकि तेजी उतनी तेज नहीं थी जितनी बाकी इंडिसेस के अंदर थी, लेकिन एक अच्छा मूव आज आईटी स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। फाइनेंशियल्स तेजी के अंदर थे, बैंक निफ्टी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। सिलेक्टिव सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी थी, सिलेक्टिव एनबीएफसीज जो थे वो तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर्स जो कि ट्रेड कर रहे थे तेजी के साथ। एफएमसीजी आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में था, रादर बैकफुट पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन क्योंकि मार्केट एक बड़े इवेंट को वेट कर रहा है, तो उससे ठीक पहले बैंकिंग की जो तूफानी तेजी है वो आज भी बरकरार रही। जी, और इसमें सेक्टर्स का क्या हाल रहा सुमित? कौन से सेक्टर्स में आज तेजी रही, कहां पर सुस्ती देखी गई?
देखिए पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह से आज पार्टिसिपेशन होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आज मेजरली मार्केट में जो गेन कर रहे थे उसमें हिंडाल्को लीड करता हुआ 2.5% की तेजी, ओएनजीसी 2.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर और यूपीएल करीब करीब 2% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज नेस्ले इंडिया थोड़ा प्रेशर में, करीब 1.5% की बिकवाली, आईसीआईसीआई बैंक करीब 1.5% नीचे, भारतीय एयरटेल करीब 1% नीचे, एशियन पेंट्स करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। वोडाफोन लास्ट आवर में एक स्पाइक, 9.5% का उछाल, सोना बीएलडब्ल्यू 6.5% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट 4.5% ऊपर और एलएनटी टेक करीब 3% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में प्रॉफिट टेकिंग रही यस बैंक में, जोरदार तेजी के बाद 8% नीचे, पेज इंडस्ट्री करीब 3% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 2.5% नीचे और अबट करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर आज थोड़ा बहुत मूव था, तो उसके अंदर एक बढ़िया मूव आज मार्केट से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, खासतौर से मेटल स्पेस में, चाहे मिड कैप मेटल के स्टॉक्स हो या एनबीएफसी स्पेस में, चाहे मिड कैप एनबीएफसी स्टॉक्स हो, जहां पर एक बढ़िया मूव आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका सुमित। और अब 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन की बात करेंगे, जिनका कहना है कि बाजार में तेजी का मूड कायम रहेगा। उनके मुताबिक सरकारी बैंकों में अभी 10 से 15% तेजी और बाकी है। तो वहीं हमसे चर्चा के दौरान वो सीमेंट और पीएसयू बैंक सेक्टर को लेकर भी काफी बुलिश दिखाई दी। हम बात कर चुके हैं, हम बजाज फाइनेंस के ऊपर पॉजिटिव है और उसने कुछ नहीं किया पिछले 3 महीने में, अगर आप देखेंगे इनफैक्ट इट्स बीन अ नेगेटिव प्लेयर। उसके अलावा हमको चोला फाइनेंस पसंद है। एक पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ मैं, आपको अगर याद होगा कि पिछले 2-2.5 साल एचडीएफसी बैंक ने कुछ नहीं किया था एंड नाउ दैट इट्स ब्रोकन आउट एंड ये जो अभी 1650 के लेवल पे है, इट्स प्रोबेबली हेडिंग टुवर्ड्स 1800। तो आज रात फेड की अहम बैठक होगी। बाजार की नजर फेड के इस फैसले पर है कि क्या ऐलान वहां पर हो सकता है। ये बताने के लिए हमारे साथ है नीरज बाजपेयी जी। नीरज जी, क्या कुछ हो सकता है फेड की इस बैठक के बाद, क्या अनुमान? जो मार्केट को बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि चूंकि ये इस साल की आखिरी फुल फ्लेज मीटिंग है, तो इसमें आगे के लिए रोड मैप रखा जाएगा, इकोनॉमिक आउटलुक रखा जाएगा, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा, क्योंकि हमारा भी जो यूएस का एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी काफ़ी ऊपर है, उसको नीचे लाना है, इनको 3.5% तक ये कम से कम लाना चाहते हैं। एक वो आउटलुक सुनना चाहेगा। दूसरा, जीडीपी की ग्रोथ क्या होगी, उस पर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या Q4 की जीडीपी 0 हो जाएगी, जिसकी बहुत चर्चाएं चल रही हैं, वो देखना चाहेंगे। और तीसरा देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्या लेके चल रहे हैं 2023 और 24 के लिए। तो जब बेन बर्नानके साहब थे तो उन्होंने एक डॉट प्लॉट करके एक शुरू किया था, एक तरीका कि जो उनके 19 मेंबर्स है फेड के जो वोट करते हैं और उनका आउटलुक होता है, तो वो सब अपना अपना व्यू देते हैं, तो उसको मिला के एक अंदाज़ा लगता है कि इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्ट्री कहाँ जाएगी। बढ़ते हुए अगर दिख रहे तो कहाँ पे जाके वो रुकेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पाइवट हो जाएगा वहाँ पे, और फिर एकदम से नीचे आना शुरू होंगे। तो इसका अंदाज़ा भी आपको इस बैठक में मिलेगा, जो मार्केट सुनना चाहता है उससे मोटे तौर पर अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि एनुअल प्रेडिक्शंस भी होंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पे मार्केट का पूरा ध्यान लगा हुआ है। अगर इनमें से कोई चीज़ गड़बड़ हुई, यानी 50 बेसिस पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को मालूम है। लेकिन अगर चेयरमैन साहब ने ये कह दिया कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, भले ही वो 50 और 25 बेसिस वाला रहेगा, तो मार्केट उससे थोड़ा सा निराश हो सकता है। लेकिन अगर वो ये इंडिकेशन देते हैं कि नहीं, एक तरीका ये हो सकता है कि 50 और 25 बढ़ाने के बाद इसी लेवल को कंटिन्यू करें, अगर ऐसा भी वो बोलते हैं तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा कि कम से कम बढ़ना रुक जाएगा और घटने के लिए डेटा का इंतजार करेंगे। पॉजिटिव साइड में ये जाता है मार्केट के कि जो पीक रेट है इन्फ्लेशन का वो लगभग अब हो चुका है। अब दोबारा से पलट के इन्फ्लेशन आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि गुड्स की कीमतें नीचे गिरी हुई हैं, सर्विसेज की कीमतें भी नीचे गिरी हुई हैं। हालांकि वो स्टिक कर रही हैं, लेकिन अब नीचे की तरफ उनका रुझान है, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर मार्केट नज़र रखेगा। और फेड के अलावा बाजार की नजर आज पेटीएम पर भी रही, जहां बायबैक के ऐलान के बावजूद शेयर में करीब 2% गिरकर शेयर पेटीएम का बंद हुआ। आखिर बाजार को क्यों पसंद नहीं आ रहा है पेटीएम का बायबैक ऑफर, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष। तो 197 कम्युनिकेशन यानी कि वो कंपनी जो ब्रांड पेटीएम ओन करती है, ये तो हम सबको पता चल ही गया कि कल बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी। पहले उस बायबैक की डिटेल शेयर कर देता हूं। यूनानिमसली बोर्ड के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट मेंबर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने हामी भरी थी इस बायबैक को लेकर। बायबैक रिलेटेड डिटेल्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगी।
ओपन मार्केट रूट, खुले बाजार से ये कंपनी बायबैक करेगी, ना कि हम शेयर टेंडर करेंगे। मैक्सिमम प्राइस जो बायबैक का रखा गया है वो 810 रुपए पर, ये बेमायने है क्योंकि खुले बाजार से बाइंग हो रही होगी। इस भाव तक के ऊपर जाएगा तो बायबैक रुक जाएगा, अदरवाइज 810 लेवल्स तक ये बायबैक कंटिन्यू रहेगा। मैक्सिमम 850 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हालांकि इस कंपनी ने स्पेसिफाई भी करा है मिनिमम बायबैक जो होगा इस क्वांटम का 50%, यानी कि 425 करोड़ रुपए न्यूनतम बायबैक तो ये कंपनी उस क्वांटम का करेगी जरूर। और एज्यूम करें कुल 850 करोड़ रुपए का बायबैक, ये जो लिखा हुआ है इसमें कंपनी करी एक्सपेंसेस वगैरह मिला दें तो दरअसल 1048 करोड़ रुपए कुल मिलाकर इस बायबैक पे खर्च होने वाले हैं। अच्छा, इस बायबैक का मतलब अगर अधिकतम 850 करोड़ रुपए का खरीदारी करती है कंपनी तो दरअसल 1,04,00,000 शेयर्स खरीदती हुई नजर आएगी। कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो इस कंपनी की है उसका 1.62% बायबैक होता हुआ नजर आएगा और अगले 6 महीने के अंदर यह पूरी बायबैक की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। इस कंपनी ने रीआइटरेट एक बार फिर से करा इसी प्रेस रिलीज में कि जो आईपीओ के प्रोसीड्स थे उसका कोई इस्तेमाल इस बायबैक पे ये कंपनी इस रीपर्चेज प्लान में कंपनी नहीं करने जा रही है। बायबैक जब अनाउंस किया था कंपनी ने उस समय कंसर्न्स बहुत माउंट हुए थे। लिखा जा रहा था कि एक लॉस मेकिंग कंपनी अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को छोड़कर अपने पिटे हुए स्टॉक को संभालने की कोशिश कर रही है। ये बायबैक को रिलेटेड अपडेट्स आ रहे थे, लोग ऐसा कह रहे थे। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, इसका रिप्लाई करने की कोशिश करी है। इनका कहना है कि पेटीएम का बोर्ड मानता है कि ये साइन ऑफ कॉन्फिडेंस है बायबैक, कि ये कंपनी क्लियर पाथ पे है प्रॉफिटेबिलिटी के और इस बायबैक के चलते कोई भी ग्रोथ प्लान्स नियर टर्म में या प्रॉफिटेबिलिटी प्लान्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा साहब को मैं कोट कर रहा हूं, इसी रिलीज में उन्होंने मेंशन करा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंबई में एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब पेटीएम ने कहा था कि ये ईसॉप अगर हटा दें, ईसॉप कॉस्ट हटा दें तो इबीटा पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे सितंबर 2023 तक। इस रिलीज में दरअसल वो कह रहे हैं कि शायद इस टाइमलाइन से पहले ही हम इबीटा पॉजिटिव होते हुए नजर आए। इस तरह का बिजनेस इंप्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है। तो रीआइटरेट कर रहे हैं वो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। और एक और चीज मेंशन हुई, जब तक ये बायबैक का प्रोसेस चलेगा तब तक विजय शेखर शर्मा साहब इस कंपनी के फाउंडर या फिर इस कंपनी के सीएफओ मधुर देओरा साहब कोई भी शेयर्स अपने बाजार में नहीं बेचेंगे। अब स्टॉक का भाव आज का स्क्रीन पर आएगा। इस बायबैक अनाउंसमेंट के बावजूद पेटीएम ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। आज दबाव के साथ स्टॉक में कामकाज हो रहा है। क्या रीजन है? एक रीजन समझिए कि ये स्टॉक अपने रीसेंट लोज जो कि 24 नवंबर को छुए थे 440 रुपए के, वहां से 540 रुपए पे कल जाके क्लोज हुआ। यानी कि कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में 100 रुपए या फिर 22% का अपसाइड ऑलरेडी आ गया था। तो इस अनाउंसमेंट पे शायद कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और दूसरा रीजन शायद सच का सामना हुआ। बायबैक को लेकर हम सब एक्साइटेड थे, पर एक्चुअली जब आईपीओ प्रोसीड्स का इस्तेमाल नहीं होना था तब क्लैरिटी आ चुकी थी। एक साइज छोटा है, अधिकतम बायबैक करेंगे तो भी सिर्फ 1.62% इक्विटी ही एक्वायर करते हुए नजर आएंगे और वो भी खुले बाजार से। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पन होता हुआ शायद इसीलिए आज के सेशन में आप लोग को नजर आ रहा है। जी हाँ, तो आपको समझ आया होगा पेटीएम के बायबैक का ये पूरा का पूरा विश्लेषण। और अब बात महंगाई की, जिसके मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। नवंबर में थोक महंगाई दर 8.39% से घटकर 5.85% पर आ गई। थोक महंगाई दर 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर में खाने पीने की चीजों के दामों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। खाद्य थोक महंगाई दर की अगर बात करें तो ये 6.48% से घटकर 2.17% पर आ गई, जबकि सब्जियों के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आलू की महंगाई में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। फ्यूल एंड पावर की महंगाई भी कम हुई है। अंडे, मांस के दाम भी कम हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि नवंबर में रिटेल महंगाई दर भी घटकर 6% के नीचे आ गई है। और हाल ही में राजस्थान के कोटा में एक ही दिन में 3 कोचिंग के छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए। आखिर छात्र क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर।
और अब बात दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर कई दिनों से लगातार कंजेशन की शिकायतों के बाद सरकार एक्शन में आ गई और भारी कंजेशन के बाद आज दिल्ली एयरपोर्ट के हाल में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामला अपने हाथ में लेकर हाई प्रोफाइल मीट किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर क्राउड मैनेजमेंट का खासा इंतजाम यहां पर किया है। साथ ही एक्सरे मशीन की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है। सीएनबीसी आवाज ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। तो वहीं आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल्ली एयरपोर्ट में भीड़ पर जो बयान है वो आपको सुनना चाहिए। वहाँ जाके स्वतः मैंने निरीक्षण भी किया था। कई कदम हम लोग उठा रहे हैं, जिसका एक अच्छा परिणाम ये आज सुबह से दिख रहा है। शायद ट्विटर पे भी अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कई लोगों को जो असुविधा हो रही थी वो अब थोड़ी कम हुई है। डिजिटल बोर्ड्स भी हमने हर एक गेट पे मैंने आदेश दिए थे डिजिटल बोर्ड्स लगने चाहिए। अधिकतम गेट्स बने हैं। सिक्योरिटी के जो ट्रेज हैं उसको भी हमने आदेश दिया है डायल को कि वो उसमें बढ़ाएं। उसकी भी एक समय सीमा के आधार पर उसकी बढ़ोतरी भी की जा रही है। और अब बात अरुणाचल की, जहां पर एलएसी के पास तवांग में हुई झड़प पर अमेरिका ने भारत का साथ दिया है। तवांग में हुए टकराव पर पेंटागन प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। हम भारत के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अमेरिका एक तरफा तरीके से सीमा बदलाव की किसी भी कोशिश का विरोध करता है। चीन उकसावे की कार्रवाई करता है, तो वहीं प्रेस सचिव ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत की ओर से तनाव को कम करने की कोशिश जो की गई है उसका हम समर्थन करते हैं। I can tell you that DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, but I would defer you to India in terms of their views. It does reflect, though, and it's important to point out, the growing trend by the PRC to assert itself and to be provocative. तो वहीं चीनी सैनिकों के साथ झड़प के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ। अपनी मांग पूरी नहीं होने पर कांग्रेस और टीएमसी ने लोकसभा से थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन वॉकआउट भी किया। उधर दोपहर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि महंगाई दर काबू में आ रही है और फॉरेक्स रिजर्व के मुद्दे पर चिंता की कोई बात नहीं है। संसद के आज के कामकाज पर बात करने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, आज संसद में क्या कुछ खास रहा? देखिए, दरअसल कल जिस तरीके का हंगामा संसद में देखने को मिला था चीन के मुद्दे पर, तो आज ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर रणनीति क्या होगी। इस रणनीति को तय करने के लिए सबसे पहले तो एनडीए नेताओं की बैठक हुई। प्रधानमंत्री इस बैठक में थे और वहाँ पे खास तौर से आज संसद की रणनीति पे चर्चा तो हुई, राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों पे चर्चा हुई और अर्थव्यवस्था की जो हालत है उस पर अश्विनी वैष्णव ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया। उसके साथ साथ जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी विपक्ष नेताओं के साथ मिलकर के बैठक की और संसद के लिए रणनीति बनाई। लेकिन जब दोनों सदन शुरू हुए तो चीन का मुद्दा फिर से उठा और चीनी सैनिकों के साथ झड़प के मुद्दे पर विपक्ष लगातार बहस करने की मांग करती रही। यहाँ तक कि शशि थरूर ने कहा कि सिर्फ जवाब देने भर से काम नहीं चलेगा, ये मुद्दा संवेदनशील है, इस पर बहस करना चाहिए। लेकिन सरकार बहस करने को तैयार नहीं हुई, लिहाजा पहले कांग्रेस के सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर गए। फिर जब कांग्रेस के सांसद चले गए तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी वहां से वॉकआउट कर गए। कुछ देर के लिए सदन में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा, लेकिन दोपहर बाद सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चली। राज्यसभा में 2 बिल यहां पे पेश भी किए गए। जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पारित किया गया और आर्बिट्रेशन सेंटर बिल जो है इसको यहाँ पर पेश किया गया। 2 बजे के बाद संसद में महत्वपूर्ण कामकाज शुरू हुआ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पे अपना जवाब देना शुरू किया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस भव्य महोत्सव का आयोजन 600 एकड़ में हो रहा है। ये दुबई के गार्डन ग्लो को टक्कर देने को तैयार है। इस समारोह के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। पूरे मैदान को सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज की भव्य प्रतिमा, दिल्ली जैसा अक्षरधाम मंदिर, बाल नगरी आकर्षण का केंद्र रहे। 1 महीने तक चलने वाले इस इवेंट के लिए अहमदाबाद के अंदर ही एक पूरा शहर बसा दिया गया है। खास बात यह है कि जिस जमीन पर यह कार्यक्रम हो रहा है, उससे लेकर सब सामग्री और निर्माण कार्य में भी जो है वो दान के पैसों से हुआ है। आयोजन खत्म होने के बाद इसमें लगी सारी चीजें फिर से दान कर दी जाएंगी। ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम कराने वाले दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्म महोत्सव अपने आप में बहुत खास है। ये संस्था का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होगा जिसकी लागत 0 होगी। इस इवेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। समारोह में 15 देशों के पीएम, डिप्टी पीएम, हजारों मिनिस्टर शामिल होंगे। 3 लाख से ज्यादा एनआरआई यहां पर आएंगे। दुनिया के अनेक धर्मगुरु, देश और दुनिया से 75 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। और अब बात बिहार की, जहां पर शराबबंदी के बावजूद एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत का मामला सामने आया। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से इसमें बीमार हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है और नकली शराब बनाने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई है। तो वहीं इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने भी जहरीली शराब मामले को लेकर खुद अपनी ही नीतीश सरकार को घेरा है। और बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद विपक्ष पूरी तरीके से नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने इस मामले पर जोरदार हंगामा किया। एक समय स्थिति ऐसी हो गई कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी विधायकों पर भड़क गए। उन्होंने बीजेपी विधायकों को धमकाते हुए बर्बाद करने की धमकी तक दे डाली। एनसीपी के पूर्व नेता माजिद मेमन ने अब टीएमसी का दामन थाम लिया है। मेमन ने 1 महीने पहले ही एनसीपी छोड़ दी थी। वो 2014 से 2022 तक एनसीपी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी रहे और नवंबर में ही व्यक्तिगत कारण बताते हुए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। हालांकि अपने 16 साल के सफर को याद करते हुए उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का आभार भी जताया था और अब 1 महीने के बाद मेमन टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राम और सौगत राय की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। और अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। अपने आखिरी दौर में है अब वर्ल्ड कप। फुटबॉल का जादू भारत में भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक फुटबॉल प्रेमी मिठाई दुकानदार ने अपनी दुकान को ही फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग दिया है। अपनी फेवरेट टीम अर्जेंटीना को वो जबरदस्त सपोर्टर है वो उस टीम का। उन्होंने अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर मेसी की मिठाई से बनी स्टैचू तैयार की है। यही नहीं, अर्जेंटीना के फ्लैग की थीम पर संदेश, रसगुल्ला और दूसरी मिठाइयां भी तैयार की गई हैं। इन्हें खासा रिस्पांस भी यहां पर मिल रहा है। हम तो अर्जेंटीना का सपोर्टर है। हम देखा मिठाई एक तो ऐसा चीज है, मिठाई का माध्यम से हम मेसी को बना दिया, उसका संदेश बनाया, अर्जेंटीना रसगुल्ला बनाया और देखा जे मेसी आपकी बार लास्ट विश्व कप खेलेगा, इसलिए मेसी कल 3 गोल मारा है कुशाय को, तो हम चाहता है मेसी का हाथ धर के वो विश्व कप ला दे। इसी खुशी में हम मिठाई बनाया। और इन्फोसिस के 40 साल पूरे हो गए। इस मौके पर टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान ने इन्फोसिस की टीम के साथ खास बातचीत की और इन्फोसिस के अब तक के शानदार सफर को याद किया। In 2005, when I asked you what you believe the biggest contribution has been of Infosys, you looked at me and you said that when people look at us
and think that if these 7 jokers could do it, so could we. So in your assessment, the fact that Infosys in a way democratized India's entrepreneurial story, it gave middle-class Indians the ability to think and dream. It gave middle-class Indians the possibility of hope, the audacity of hope. As you look back today and you're sitting with 5 of the gentlemen that you started this story with, is there a sense of, good God, I can't believe we did it? What is it that we need to seek in coming together and then moving forward? There was a discussion, as became usual with Infosys, long discussions on strategic issues in an environment of enlightened democracy. And finally, we agreed on seeking respect from every stakeholder. So we wanted to create a company of the professional, for the professional, and by the professional, as Abe Lincoln defined the US democracy, to seek respect from every one of the stakeholders. So anyway, I think so there's no plan B. So I have to make sure that when I exit the scene, I implement his vision of putting in place the leadership structure, people, and with the right values to take it forward. So that's really actually the biggest thing on my head. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।